मैं चली देखो प्यार की यो, कैसे हो? आ गए। हाँ, तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, जापान हर सीजन के अंदर कई सारे एनिमेस को रिलीज करता रहता है, जिनमें से कुछ एनिमे देखने लायक होता है और कुछ एनिमे को देख के लगता है इनको लाए ही क्यों हो। ना ही लाते तो शायद दुनिया ज्यादा सुखी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जापान ऐसे एनिमेस को रिलीज करता है। जापान नहीं, एनिमेशन स्टूडियो ऐसे एनिमेस को रिलीज करते हैं बिकॉज उन्हें भी पैसा कमाना है। पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ एनिमे तो फिर भी उनमें देखने लायक होते हैं, लेकिन कुछ एनिमे सिर्फ किसी ना किसी की फैंटेसी से भरे होते हैं। और प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। बाकी इस सब के बावजूद भी हम एनिमे के बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात, मैं अभी एक वीडियो पहले ही मैंने एक रेकमेंडेशन वीडियो डाली थी। उसके बाद मेरे अंदर फिर से कोई कौन सा कीड़ा मचा कि मुझे एक और रेकमेंडेशन वीडियो डालनी है। तो सीधी बात यह है कि मैं अभी 2 वीडियो पर काम कर रहा हूँ और वो दोनों की दोनों वीडियो मेरी उम्मीद से ज्यादा लंबी हो चुकी है और ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है। सो बेहतर आइडिया ये है कि उन दो के ऊपर काम चलता रहे और इस बीच में एक तीसरी वीडियो भी एडिट करके तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूं, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे और YouTube थोड़ा बहुत तरस मेरे पे खाता रहे। इसीलिए ये वीडियो आई है जहां पर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ 2025 स्प्रिंग के सबसे बढ़िया एनिमे के बारे में, जो कि तुम्हें देखने ही चाहिए। अगर तुम नहीं देख रहे हो ना, तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए जाके इन एनिमे को जरूर से देखना, बिकॉज मैं इनको देख रहा हूँ तो तुम लोगों को भी देखना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। हाँ, तो इसी के साथ इंट्रो यहीं पे समाप्त करते हैं और एनिमे की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास सबसे पहला एनिमे आता है प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान। नहीं नहीं नहीं, मैं दोगला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान एक काफी ज्यादा वाहियात एनिमे है, जिसके अंदर काफी ज्यादा फैंटेसीज भरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या एनिमे ऐसा है जिसको देख के रिग्रेट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो नया एपिसोड आया है उसके अंदर इसकी कहानी काफी इम्प्रूव होने लगी है, तो ठीक लग रहा है। धीरे धीरे एक इंटरेस्ट बनता जा रहा है। बाकी इस सब के बावजूद बात करें अगर स्टोरी के बारे में, तो इसकी कहानी बहुत सिंपल है। ऐसे कोई हार्डकोर स्टोरी नहीं है। तो होता कुछ इस प्रकार, इसमें एक ताकामिने नाम की लड़की है जिसके पास एक पावर है जिसका नाम है इन्फिनिट वर्जन रोड, नहीं, इन्फिनाइट वर्जन रोड, या जो भी नाम है, ये इस नाम की एक ताकत है जिसके इस्तेमाल से जब भी वो अपने अंडरगारमेंट को उतारते हैं तो वो टाइम को रिवर्स कर सकती है और किसी भी चीज को अनडू करके उस चीज को दोबारा से कर सकते हैं, जिससे कि उसके फ्यूचर में उसका असर दिखता ही है, जैसा तुम लोग जानते हो। और क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है, उसे हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, इसलिए वो इस पावर का इस्तेमाल कई बार करती है, जिस वजह से उसके जो अंडरगारमेंट्स है वो गायब हो जाते हैं। और एक दिन हमारा जो भाई होता है वो इसको चेंज करते हुए देख लेता है, जिस वजह से हमारे भाई के ऊपर इसके टाइम को अंडू करने वाले पावर का असर होना बंद हो जाता है। और फिर ताकामिने हमारे भाई को कहते हैं कि देख, तुझे मेरे राज के बारे में पता चल चुका है, तो तुझे अब मेरा क्लोजेट बनना होगा, मेरे अंडरगारमेंट्स, मेरे कपड़ों को लेकर घूमना होगा, तो तैयार हो जा। अब इस चीज के ऊपर हमारा भाई मना तो करता है, लेकिन एट द एंड में मान ही जाता है। बाकी इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री फिर देखने में काफी मजा आने लगता है, बिकॉज ताकामिने का ऑलरेडी हमारे भाई के ऊपर क्रश है, तो वो उसको काफी ज्यादा छेड़ती रहती है और बहुत कुछ दिखाती रहती है, जो कि मतलब ठीक ही है, तुम्हारी मर्जी है, इट्स ऑन यू। बाकी इसके अलावा जो अगला एनिमे मुझे बढ़िया लगा है इस सीजन के अंदर, उसका नाम है मोबाइल सूट गंडम। अब इसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, बिकॉज ये कोई नया नवेला एनिमे नहीं है। इसकी काफी ज्यादा फ्रेंचाइजी और आईपीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और आ भी चुकी हैं। मोबाइल सूट गंडम 90s के टाइम से चलता हुआ आ रहा है और इसका एक और नया आईपी रिलीज हो चुकी है इस सीजन के अंदर, जहां पर हम लोग एक लड़की के गाने को फॉलो करते हैं। और लड़की का नाम क्या है तुम लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, पढ़ लो। बाकी एक दिन इसको एक गंडम मिल जाता है जो कि इसको लड़ाई में मदद करता है, और ये महारानी जी रहती है स्पेस के अंदर, स्पेस शटल या जो भी तुम्हें कहना है उसमें। और इसको जाना है धरती के ऊपर, इसे एक असली समुद्र देखना है, असली आसमान देखना है, बिकॉज जहां पे रहती है वहां पे सरकार ने नकली आसमान बना रखा है, समुद्र उसका तो नामो निशानी नहीं है। तो इसको असली सब कुछ देखना है, इसलिए इसे वापस से धरती पर जाना है। और धरती पर जाने के लिए चाहिए है इनको स्पेस शटल, जो कि इन्हें स्पेस में ट्रेवल करवा सके। और उसके लिए चाहिए है क्या? पैसा। बिना उसके तो काम होने वाला नहीं है ये। तो इस वजह से ये जो गंडम इसको मिलता है उसका इस्तेमाल करके कुछ इनलीगल फाइट्स में लड़ना स्टार्ट कर देती है, और फिर उन इनलीगल फाइट से जो पैसा मिलता है उससे एक स्पेस शटल खरीदती है। और उसके बाद धरती पर जा पाते हैं नहीं जा पाते वो तो मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज अब तक इतने एपिसोड आई नहीं है, ना कहानी खत्म हुई है, इसलिए तुम लोग जाके देख सकते हो अगर तुम्हें पसंद आता है तो। बाकी इसके अंदर हमें 2 कैरेक्टर्स और देखने को मिलते हैं जो कि ठीक ही ठाक है। एक का नाम है शोजी, जो कि गंडम की बात को समझता है कि गंडम क्या चाहता है, और
मुझे लड़की से बढ़िया स्टोरी लगा है, बिकॉज वो आर्टिस्ट है बिल्कुल मेरी तरह। मुझे भी ड्राइंग करना पसंद है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बाकी एक और लड़की है जिसका अब तक कहानी में रोल गया है, मुझे तो समझ आया नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन अपनी एनिमे की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले एनिमे पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। इस एनिमे को सुन के काफी लोग हैरान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज ये एनिमे तो डीमन स्लेयर जैसा है ना, तो ये इस लिस्ट के अंदर क्या कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है नहीं नहीं नहीं, ये डीमन स्लेयर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसकी डार्क टोन के सामने डीमन स्लेयर कहीं स्टैंड नहीं करता। ये जितना डार्क पहुंच जाता है ना पहले एपिसोड के अंदर, डीमन स्लेयर की पूरी सीरीज में उतना डार्कनेस नहीं है। हाँ, तो ये तो हो गई डीमन स्लेयर की बेइज्जती। अब बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो होता कुछ इस प्रकार है, इसमें हमारा जो भाई है उसकी एक छोटी सी बहन है जो कि आदि डीमन है, और इसी वजह से जो हमारे भाई का ओरिजिनल बाप है वो अपनी बेटी को काफी ज्यादा मारता है, पीटता है, कूटता रहता है। और इस चीज से जो हमारा भाई होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। इस वजह से वो एक दिन करता क्या है कि अपनी बहन को लेकर घर छोड़ के भाग जाता है। और ये लोग जब घूम ही रहे होते हैं, बारिश भी हो रही होती है, तभी इन लोगों को एक सामुराई मिलता है, और सामुराई इन दोनों को अडॉप्ट कर लेता है और अपने घर ले जाता है। अब जो हमारा सामुराई है उसकी एक ऑलरेडी बेटी है, और उसकी जो वाइफ है वो गांव की प्रिंसेस है, जिस वजह से काफी टाइम हो चुका है सामुराई अपनी जो वाइफ है उससे मिल नहीं पाया है। लेकिन एक दिन होता क्या है, जो प्रिंसेस होती है उसकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से जो हमारा सामुराई होता है उसकी बेटी डिसाइड करते हैं कि अगले प्रिंसेस वो बनेगी। और तब तक जो हमारा भाई है और जो सामुराई की बेटी है, इन दोनों को एक दूसरे पे क्रश आ जाता है, ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब वो ये चीज डिसाइड करते हैं कि वो प्रिंसेस बनेगी, तो हमारा भाई भी डिसाइड करता है कि अगर तू प्रिंसेस बनेगी तो मैं तेरा प्रोटेक्टर बनूंगा और तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, जिस चीज पे वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी के बाद ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, बड़े होते हैं, और वो लड़की प्रिंसेस बनती है, हमारा भाई उसका प्रोटेक्टर बनता है। और उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। और इस चीज से जो हमारा भाई है उसकी जो छोटी बहन है वो भी काफी ज्यादा खुश होती है, बिकॉज उसको यही लग रहा होता है कि उसके अलावा कोई तो है जो कि उसके भाई को काफी अच्छे से समझती है। लेकिन एक दिन होता है क्या, एक बंदा होता है जो कि प्रिंसेस के पास आता है और उसके सामने एक ऑफर रखता है कि तू मेरे बेटे से शादी कर ले, इसके बदले मैं गाँव की प्रगति में काफी सारा पैसा लगाऊंगा और गाँव को बढ़ाने में मदद करूंगा। तो इसको शादी क्यों कह रहे हो, इसको सौदेबाजी कहो ना। अब जो प्रिंसेस होती है वो इस चीज के ऊपर काफी सोचती है, और एट देन वो ये डिसाइड करते हैं कि उसकी फीलिंग से ऊपर गाँव आता है, और इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। और ये चीज बताने का सबसे पहले वो जिसको हकदार समझती है वो होता है हमारा भाई, और उसको जाके ये चीज बता देती है कि वो किसी और से शादी कर रही है। और इस चीज से हमारे भाई को काफी ज्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस चीज को समझता है कि जो लड़की है उसके लिए उसकी फीलिंग से ज्यादा जरूरी गांव है, और भाई को इस चीज से फिर कोई दिक्कत होती भी नहीं है। लेकिन एक दिन जो गांव होता है उसके ऊपर कुछ डीमन हमला कर देते हैं। जो हमारा भाई होता है वो डीमन से लड़ने के लिए जाता है, और उसका एक डीमन से सामना हो भी जाता है। लेकिन उसी की दूसरी तरफ जो दूसरी डीमन होती है वो हमारे भाई की बहन के पास जाती है और उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उसकी बहन होती है वो साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं एक डीमन नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। और फिर वो जो डीमन होती है वो हमारे भाई की बहन को फ्यूचर दिखाती है, जहाँ पर वो देखती क्या है कि जो सामुराई की बेटी है वो किसी और आदमी के साथ अब वो शादी कर चुकी है। और इस चीज से उसको काफी ज्यादा ट्रॉमा लगता है, बिकॉज उसको ये लग रहा होता है कि जो प्रिंसेस है वो तो उसके भाई को पसंद करते हैं, तो ये उसके भाई को धोखा क्यों दे रही है। और अपने भाई के लिए ही वो जाके प्रिंसेस से लड़ने लगती है, और वो भी उस वक्त जब प्रिंसेस की शादी हो चुकी है और उन लोगों की फर्स्ट नाइट है। तो जी हाँ, तो ये जब वो चीज अपनी आंखों से देखती है उसको काफी बड़ा ट्रॉमा लगता है। और इसी के दूसरी तरफ जो हमारा भाई होता है वो डीमन को हरा देता है, और उसको पता क्या चलता है कि जो डीमन है वो उसकी बहन पे हमला करने आए। तो सबसे पहले वो घर आता है, अपनी बहन को देखता है, लेकिन वहाँ उसको उसकी बहन मिलते नहीं है। जिसके बाद वो जाता है प्रिंसेस के पास, और वहाँ देखने को क्या मिलता है, उसकी बहन प्रिंसेस को मार रही है। तभी जो प्रिंसेस होते हैं वो भागते हुए आती है, हमारे भाई की बाहों में पड़ी होती है, और तभी जो भाई होता है उसकी बहन प्रिंसेस का गला काट देती है, और उसके सामने उसको बताते हैं कि प्रिंसेस जो है वो तुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया है। और इस चीज से हमारा भाई पूरी तरह टूट जाता है, और वो अपनी बहन पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जो हमारी बहन होती है उसको लगने लगता है कि उसके भाई ने भी उसे धोखा दे दिया, और अब उसे हर चीज से नफरत हो चुकी है, और जिस भी चीज से अब उसे नफरत है वो उस सबको खत्म करना चाहती है। तो अब हमारा भाई एक डीमन हंटर बन चुका है, उसकी बहन एक
डीमन बन चुके हैं जो कि पूरी दुनिया तबाह करना चाहती है, और इन्हीं दोनों के बीच की इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये पूरी कहानी चलती है। अब जो भी मैंने तुम्हें बताया ये सिर्फ पहले एपिसोड में हुआ है जो कि 1 घंटे का था, लेकिन उसके बाद से कहानी काफी ज्यादा स्लो पेस पे चल रही है, और कई बार तो एपिसोड देखते हुए लगता है कि टाइम क्यों नहीं बीत रहा। मतलब पहला एपिसोड का था बवाल, लेकिन दूसरे एपिसोड में आती पेसिंग काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, जिसको देख के मतलब थोड़ी तो अजीब सी फीलिंग आ रही है। बाकी बात करें क्या ये डीमन स्लेयर से बेहतर है या फिर उससे बेकार है, तो बेकार तो मैं कहना नहीं चाहूंगा। इसके जो डार्क थीम है वो डीमन स्लेयर से काफी ज्यादा बेहतर है, और इसके अंदर ब्रीडिंग स्टाइल ऐसा कुछ है नहीं, तो ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं है। अगर तुम एक बददिमाग इंसान हो तो तुम जाके इस एनिमे को देख सकते हो, तुम लोगों को स्टोरी समझ आ जाएगी। बाकी मैं बददिमाग नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एनिमे देख रहा हूँ बिकॉज इसकी जो डार्क थीम है वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर रही है। बाकी अगर डार्क थीम को साइड करें तो अगला जो एनिमे है उसका नाम है टू बी हीरो एक्स, और इसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे बिकॉज ये पहला एनिमे है जिसको जापान और चाइना दोनों ने मिलकर बनाया है। इसकी डबिंग जापान ने करी और इसका एनिमेशन चाइना ने करा है, और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, क्या ही तो एनिमेट करा है, मतलब क्या ही तो एनिमेट करा है, क्या 3D 2D को मिला के रख दिया है। बाकी कहानी की बात करें तो कहानी अब तक मुझे खुद क्लियर नहीं हुई है, तो मैं तुम्हें क्या कहानी क्लियर करूं। तो प्लीज अगर किसी को समझ आई हो ना इसकी कहानी, मुझे कमेंट में बता देना, मैं भी जानना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है इसकी कहानी के अंदर। बाकी जितना मुझे पता है इसमें एक लिन लिन नाम का लौंडा है जो कि एक दिन गलती से 10वां स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बन जाता है, जिसका नाम है नाइस, और ऐसा है इसलिए बिकॉज उसके सामने ही नाइस अपने आप को टपका देता है, सुसाइड कर लेता है। और फिर उसके बाद हम लोग एक नए कैरेक्टर की कहानी को देखते हैं जो कि चल क्या रहा है मुझे खुद नहीं पता है। बाकी अगर तुम्हें एनिमेशन देखना है तो तुम लोग जाके देख सकते हो, स्टोरी स्टोरी का बारे में अभी मुझे खुद नहीं पता है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। बाकी जो हमारा अगला एनिमे है उसका नाम है विच वॉच, और भाई 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 मैं कहना चाहता हूँ ये इस सीजन का सेकंड बेस्ट एनिमे है जो मैं देख रहा हूँ। और ऐसा क्यों, बिकॉज इसकी जो कहानी है उसके अंदर हम लोग एक लड़की को फॉलो करते हैं और एक बंदे को फॉलो करते हैं, और क्या मुझे दोनों के नाम याद है? नहीं, मुझे दोनों में से किसी का नाम याद नहीं है। आखिर मैं एनिमे देखता किस बात पे हूँ। हाँ, तो अब देखो, जो लड़की है वो है एक विच है, और जो लड़का है वो है एक ओगर। हाँ, ये जो सुअर से देखने को मिल रहे हैं ना, भाई के पूर्वज यही लोग हैं। लेकिन अब भाई दिखने में बिल्कुल ह्यूमन जैसा है, लेकिन भाई की जो ताकत है वो बिल्कुल ह्यूमन वाली नहीं है। भाई लिटरली कार ऐसे उठाता है जैसे कि कागज हो। लेकिन एक दिन भाई को खबर क्या मिलती है कि जो उसके बचपन की दोस्त है जो कि विच है वो वापस आ रही है उसी के साथ रहने के लिए। और ऐसा क्यों? बिकॉज उसके ऊपर थोड़ी सी मुसीबत टूट पड़ी है, और हमारे भाई का काम है उसको प्रोटेक्ट करना, बिकॉज वो अपने जादू से कई बार तो काला जादू भी कर देती है जिससे कि प्रॉब्लम सी क्रिएट होती है। तो अब हमारा भाई उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसके जो काला जादू पीला जादू इस सब में जो रायता फैलाती है इस सबको ठीक करेगा, या कहूं तो करने की कोशिश करता है। बिकॉज जब उसकी विच फ्रेंड वापस आती है तो ये दोनों एक नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट करते हैं, और पहले दिन हाई स्कूल जाते हैं और बंदी बता देती है सबको, आई एम विच, मेरे पास जादू ही ताकते हैं, उखाड़ लो क्या उखाड़ पाओगे। हाँ, वो क्लास में जाके बता देते हैं कि मैं एक विच हूँ, और फिर होना क्या है तुम लोग ऐसे समझो, एक क्लास के हाथ में डोरेमोन लग चुका है और अब वो लोग उसका इस्तेमाल किसी भी चीज में कर रहे हैं। एक बंदा लिटरली उसके पास आता है और कहता है कि मेरे ऊपर एक ऐसा जादू करते जिससे कि मैं जब चाहूं लोगों के लिए इनविजिबल हो जाऊं। और ऐसा क्यों? ताकि भाई हगने जा सके। हाँ, हगने के लिए भाई अपने ऊपर एक जादू करवाता है। भाई इससे अच्छा रीजन नोबिता के पास है डोरेमोन को यूज करने का। बाकी फिर जल्दी लोगों को ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा भाई है वो एक ओगर है। और क्या उनको हैरानी हुई है? नहीं नहीं नहीं, उनको जरा सी भी हैरानी नहीं है, बिकॉज उनके साथ एक विच है ऑलरेडी है, तो एक ओगर आ गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। बाकी तो इसकी कहानी कुछ इसी तरह की घूमती रहती है, एक काइंड ऑफ रोमांस प्लस कॉमेडी प्लस सुपर नेचुरल को लेकर कहानी चलती है, और थोड़ा थोड़ा एक्शन का तड़का लगा रखा है जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आता है कि वाह बढ़िया चीज है। लेकिन इसके बावजूद भी नंबर 1 जो एनिमे है उसका नाम है याहिबा, और ये विट स्टूडियो द्वारा एनिमेट किया हुआ एक रीमेक एनिमे है। जी हाँ, विट स्टूडियो एक और एनिमे को रीमेक कर रहा है। मतलब कितने एनिमे रीमेक करेगा विट स्टूडियो? बाकी रीमेक हो या ना हो, मुझे तो इतना पता है कि मैं इसको देख रहा हूँ और मजा मजा ही मजा आ रहा है बस। बाकी कहानी को अगर समझे तो देखो, इसमें एक याहिबा नाम का लौंडा है जो कि नॉर्मली तो जंगलों में रहता है अपने फादर के साथ।
पर एक दिन मैटर क्या होता है, ये दोनों गलती से शहर में आ जाते हैं, और शहर में आने के बाद यही काफी सारा मैटर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से दो लेजेंडरी तलवारों को फिर से आना पड़ता है। एक होती है राइजिन और एक होती है कौन सी जिन पता नहीं, लेकिन वो सॉर्ड पावर पोजेस करते हैं विंड की, जो कि मिलती है ओनीमारू को, और ओनीमारू को वो पावर मिलने के साथ ही ओनीमारू डीमन बन जाता है और डीमंस के ऊपर वो काबू करने लगता है। तो दूसरी तरफ जो याहिबा है वो राइजिन ढूंढने निकल पड़ता है कि भाई जब ओनीमारू को एक स्वॉर्ड मिल चुका है तो मुझे भी एक स्वॉर्ड चाहिए, और फिर हमारा याहिबा भी अपनी स्वॉर्ड लेकर आ जाता है। और इसके बाद होना क्या है, इन दोनों के बीच में कि यही एक बैटल को लेकर कहानी चलती रहती है कि कौन किसको हराएगा। बाकी क्योंकि ये एनिमे 90s के टाइम से आया है, तो तुम लोगों को एक क्लासिक चीज देखने को मिल जाएगी। और मैं किस क्लासिक चीज की बात कर रहा हूँ, वही जहां पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसको बस एक ही चीज चाहिए कि कोई तगड़ा ओपोनेंट, मतलब एकदम मतलब मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, ऐसा ओपोनेंट लाओ। और वही चीज यहाँ पे भी होती है, याहिबा को ओनी मिल जाता है उससे तगड़ा ओपोनेंट, तो वो ओनी को हरा देता है, जिससे ओनी को बुरा लगता है। ओनी भी लाइक इस चूजे ने मुझे कैसा हराया, मैं उसको हराऊंगा दोबारा, और उस वजह से उसको उसकी स्वॉर्ड मिल जाती है। लेकिन मैं इस 90s के क्लासिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर की जो कि पापा लेवल पे बैठे हुए मेन कैरेक्टर तक को पीटती है। और जी हाँ, जिस तरह से ड्रैगन बॉल के अंदर बुल्मा है जो कि गोको को पीट सकते हैं, उसी तरह इसके अंदर याहिबा है, उसको पीटने वाली एक और लड़की है। तो मजा आता है देखने में कि भाई मेन कैरेक्टर को पीटने वाला कोई तो है जो कि सबको पीट सकता है। तो बाकी तो इसके अलावा ज्यादा कुछ था नहीं। तुम लोगों को एनिमेशन बहुत प्यारा देखने को मिल जाएगा, स्टोरी वाइज भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है एनिमे, और मुझे तो देखने में मजा आ रहा है भाई। इस सीजन का बेस्ट एनिमे है मेरे लिए। बाकी इसके अलावा जो अगला एनिमे है उसका नाम है कैन ए बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव। नहीं कर सकती सर्वाइव, मेरे अभी के अभी लिखवा लो, मेरे से शर्त लगा लो, नहीं कर सकती सर्वाइव। और ऐसा क्यों? बिकॉज जिस फ्रेंडशिप की ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो पहले एपिसोड में ही नहीं चली है, वो पहले एपिसोड के बाद ही उन दोनों के बीच की रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट नहीं हो चुकी है, दोनों के अंदर फीलिंग्स है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं, उसको बस एक फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, लेकिन जल्द दोनों की रही है इस सब में। अब स्टोरी की अगर बात करें तो होता कुछ इस प्रकार, इसमें हमारा एक भाई है, और ऑफ कोर्स मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसको फ्लावर ज्वेलरीज बनाना काफी ज्यादा पसंद है, और ऑफ कोर्स पसंद होना चाहिए भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन उसकी एक बचपन की दोस्त है जो कि उसकी नॉर्मली मॉडल रहती है, और दोनों एक दूसरे को बस बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप लाने का मकसद नहीं है। और जो लड़की है वो तो ये चीज कहती भी रहती है कि अगर तेरी जिंदगी में कोई लड़की आती है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आती है तो जब तू 30 का हो जाएगा तो तू मुझे सिलेक्ट कर लिया, मैं रहूंगी तेरे लिए फ्री, और बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो फ्री भाई, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी मर्जी तुम्हें उसके साथ क्या करना है। लेकिन एक दिन होता क्या है, जो हमारा भाई होता है उसकी बचपन की जो पहली क्रश होती है ना, वो वापस आ जाती है हाई स्कूल के अंदर, और बचपन में हमारा भाई की क्रश वो लड़की होती है, लेकिन अब उस लड़की का क्रश हमारा भाई बन जाता है। और इसके बाद इन दोनों का अलग स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा भाई का उसके अंदर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उसका इंटरेस्ट है अपनी दोस्त के अंदर। लेकिन इस सब में भाई की जो बचपन की फ्रेंड है वो भी लाइक, नहीं मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, नहीं मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, प्लीज मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। और इन दोनों के इसी वादे की वजह से ये दोनों एक दूसरे का भी अपनी फीलिंग्स जाहिर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर भी तेरे लिए फीलिंग्स आ रही हैं, तो अगर कोई लड़की आती है बीच में तो मैं उसकी जान ले लूंगी। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं लोग। अब जो भाई की क्रश है, उसका क्रश जो हमारा भाई बन चुका है, वो अपना अलग डोरा हमारे भाई पे चला डालती रहती है, और हमारे भाई की बेस्ट फ्रेंड उसको करती है इमोशनल ब्लैकमेल कि तू अगर दूसरी लड़की के पास जा रहा है तो मैं जा रही हूँ टोक्यो, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। और इस चीज से भाई को इतना बड़ा सदमा लगता है, भाई भी लाइक ज्वेलरी का काम कर, तेल लेना, मैं भी चल रहा हूँ टोक्यो, मैं अकेला क्या करूंगा यहाँ। तो तुम लोग समझ सकते हो ये दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स तो है, लेकिन एक दूसरे को जाहिर करने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड ही मान सोच रहे हैं अब तक। और इसी के साथ सारे के सारे एनिमे जो कि मैं इस सीजन के अंदर देख रहा हूँ खत्म होते हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगी। एक मिनट वीडियो खत्म हुई है, लेकिन दो एनिमे अभी भी रह रहे हैं जिनको अब तक मैंने देखना स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन इस सीजन के अंदर देखने का प्लान है, जैसे कि लेजरस। और ये जो एनिमे है, ये काउबॉय जो बीबॉप एनिमे है, तुम लोग कल्ट क्लासिक को तो जानते ही होगे,
उसी के यूनिवर्स के अंदर सेट है, तो देखना तो बनता है। बस मेरा प्लान ये है कि ये एनिमे में पूरा आ जाए तब देखूंगा, या फिर थोड़े ज्यादा एपिसोड आ जाएं। और इसके अलावा मून राइजेस, जिसकी कहानी के बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन देखने का प्लान जरूर है, तो तुम लोग इनमें से भी किसी एनिमे को जाके देख सकते हो। और इसके बाद सही मानो में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। और कमेंट करके बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और क्या मेरा थोड़ा अच्छा लग रहा है आज या नहीं लग रहा है, बिकॉज अभी मैं सो के उठा हूँ। बाकी मैं चलता हूँ, बाय बाय सायोनारा, बाय बाय सायोनारा, बाय 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 बाय।